नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार पे। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को जैक बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र का सेट 1 का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SST का यानी कि सोशल साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 को देखेंगे। ठीक है, मॉडल सेट 1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए वीडियो को। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए आए हो तो सबको सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आप सभी को किस टाइप्स का वीडियो चाहिए, और वीडियो को एक बार लाइक कर दो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 का, जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। यह किसने कहा था? ठीक है, यह कथन को किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाती है। ठीक है, तो ये मैटरनिक ने कहा था, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैटरनिक। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है। 1804 को जो नागरिक संहिता हुआ था उसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो उसको आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपोलियन संहिता, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बाबा रामचंद्र कौन थे? ठीक है, बाबा रामचंद्र कौन थे? तो वो थे दोस्तों गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबा रामचंद्र कौन थे? तो गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो 5 अप्रैल 1931 को गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो याद रखना कि 5 अप्रैल 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम को किस उपन्यास से लिया गया है? ठीक है, कौन सा उपन्यास है जिसको जिस उपन्यास से वंदे मातरम को लिया गया है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आनंद मठ से जो वंदे मातरम गीत को लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मैट्रिक एवं वित्त सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र मैट्रिक एवं वित्त सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1944 ईस्वी को। ठीक है, याद रखना यह हुआ था 1944 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस उद्योग में स्पेनिंग जेनी मिशन का इस्तेमाल शुरू हुआ? ठीक है, किस इस उद्योग में जो है जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ? ठीक है, किस उद्योग से? तो दोस्तों यह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूती कपड़ा उद्योग से जेनी मशीन का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, सूती कपड़ा उद्योग में जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है कि किस समाचार पत्र में वन क्यूलियर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली? ठीक है, किस समाचार पत्र ने वन क्यूलियर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपना भाषा बदली थी? ठीक है, तो दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका ने जो है वो रातों रात भाषा बदली थी वन क्यूलियर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है कि हौसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? हौसे मेला का, ठीक है, हौसे मेला का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? तो वह होता है त्रिनिदाद में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, त्रिनिदाद। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? ठीक है, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? ठीक है, तो पंजाब में बनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कह रहा है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी के एग्जाम के लिए। देख लीजिए, कह रहा है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ठीक है, तो वो कब बना था दोस्तों? तो इसका
वह बना था 1948 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कह रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रुसेल्स। ठीक है, यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वह ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो अध्यक्षात्मक। ठीक है, अध्यक्षात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो वो अध्यक्षात्मक। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन जो था वो कब किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ये संशोधन था वो 1992 ईस्वी में किया गया था, यानी कि 1992। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कह रहा है कि सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों जो सामाजिक भेदभाव है, यानी कि छुआछूत का भेदभाव, वो और भी बहुत सारा भेदभाव, वो किसके द्वारा उपयुक्त होता है, तो जाति, धर्म और भाषा, ये तीनों के द्वारा, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और उपयुक्त सभी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कह रहा है कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, गलत है। बहुत कोई क्या करते हैं एग्जाम में कि सही नहीं है, नहीं में ध्यान नहीं देते हैं, और सही है को देख करके और गलत गलत ऑप्शन को टिक मार के आ जाते हैं। तो वो आप सभी को नहीं करना है, क्वेश्चन पहले एकदम ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजनीतिक दल केवल अपने सदस्य के हितों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कह रहा है कि फेडेकोर का संबंध किससे है। फेडेकोर क्या है। ठीक है, फेडेकोर का संबंध है तो दोस्तों वो पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से। ठीक है, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसका रचना है। ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किस चीज़ का रचना है। ठीक है, तो दोस्तों यह जो है वो सुमशेर का रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई, तो दोस्तों 1973 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है। निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी, यानी कि दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि आसमान और आसमान वर्षा वितरण भी हो जाएगा, तीव्र औद्योगिकरण भी हो जाएगा, और अधिक जनसंख्या भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक पेय फसल है। ठीक है, पेय फसल यानी कि जिस फसल का उपयोग किसी चीज़ को पीने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि चाय। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चाय। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दोस्तों बीच में एक बार आप सभी को कह देना चाहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी सारा अभी वीडियो आने वाला है आप सभी का, क्लास 10th 11th हो गया, 12th हो गया। ठीक है, इसके रिगार्डिंग तो एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियो आप सभी के लिए आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके बेल के आइकन को प्रेस कर दो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। ठीक है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तांबा, लोहा, सोडियम या हीरा, तो हीरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कह रहा है कि जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है। जमशेदपुर में जो स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग है
उसका क्या नाम है, ठीक है। तो उसका नाम है दोस्तों टिस्को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है। भारत का जो रेल परिवहन है उसको कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। तो दोस्तों उसको 16 क्षेत्रों में बांटा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं। भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं, तो स्वर्णिम चतुर्भुज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के चारों तरफ से जो महानगर को जोड़ने वाले जो सड़क होता है, यानी कि जो रास्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कपास के फसल को कितने पालारहित दिनों की आवश्यकता होती है। कपास के फसल को कितने पालारहित दिनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दोस्तों उसको जो है 210 दिनों की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कपास के फसल को 210 पालारहित दिनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कह रहा है कि लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं, ठीक है। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं, तो वह भिन्न होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कह रहा है कि किसी देश की कुल आय को उसकी कुल संख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है। दोस्तों किसी देश का कुल आय है, ठीक है, यानी कि कुल इनकम है, टोटल इनकम है और टोटल जनसंख्या है, ठीक है। तो टोटल इनकम को जब हम लोग टोटल जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो दोस्तों हमें प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय और औसत आय, ठीक है। यानी कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित आते हैं। कृषि यानी कि खेती करना, ठीक है, और डेयरी यानी कि डेयरी फार्म जो होता है उसका बिजनेस करना, ये जो है कौन से क्षेत्रक में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक या द्वितीयक क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक या फिर माध्यमिक क्षेत्रक, ठीक है। तो दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्र को डैश क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कह रहा है कि बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करता है। बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किसके लिए करता है दोस्तों, तो वह ऋण के लिए करता है, ठीक है, यानी कि ऋण देने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है। विनिमय का माध्यम, ठीक है, तो वो मुद्रा को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है, तो वह मुद्रा को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों वह जेनेवा में है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वह जेनेवा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था दोस्तों, तो उपभोक्ता आंदोलन का उदय 1960 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था, तो 1960 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित हुई, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिसे कोपरा के नाम से जाना जाता है वह कब पारित हुई, तो दोस्तों उसको 24 दिसंबर 1986 में वह पारित किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई है। भारत में दोस्तों महिलाओं के लिए किस चीज़ में सीटें आरक्षित की गई है, तो दोस्तों वो पंचायत में सीटें आरक्षित है महिला के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि वह व्यक्ति
जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों वैसा व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान दोस्तों वैसा व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है वो क्या कहलाता है? दोस्तों वैसा व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है वह क्या कहलाता है? तो वह समाजवादी कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? तो समग्र मानवतावाद। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों लोगों का एक संगठित समूह, ठीक है, जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना होता है, जिसका लक्ष्य होता है चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना। ठीक है, चुनाव लड़कर सत्ता की प्राप्ति करना, तो दोस्तों वह क्या कहलाता है? तो वह आंदोलन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ फर्स्ट सेट खत्म होता है, मॉडल सेट 1 खत्म होता है एसएसटी का क्लास 10th का। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते जाओ। ठीक है, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।